हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जहां भी होंगे ठीक ठाक होंगे और हमारे वीडियोज़ का आप लोग आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम आपको पर डे 40 क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहे हैं जो एनटीपीसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2021 में और 2020 में जो हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ताकि आप आइडिया लगा सको कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे और आप उसको किस तरह से हैंडल कर पाओगे। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों देखे हुए रहोगे तभी आप इसका सही से डिसीजन ले पाओगे किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर का आज वीडियो नंबर 4 करवाने वाले हैं। और अभी तक आप वीडियो नंबर 3, 2, 1 नहीं देखें दोस्तों, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके है जीके का, फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब सीधा आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। 29 दिसंबर 2020 में शिफ्ट 2 में पूछा गया जीके का सवाल में। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों के पास क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों के पास है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो दोस्तों ये देखिए करंट अफेयर का सवाल है। अब करंट अफेयर का सवाल में आपको जो पूछता है कैसे पूछता है, यूनाइटेड नेशन से पूछ देगा, IMF से पूछ देगा, या फिर कोई मतलब कुछ भी होगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव संगठन होता है दोस्तों, वहीं से सवाल अक्सर पूछता है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी कि UNE, उसके बाद पर्यावरण को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम UNEP, यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस दिन किया गया था, किस देश में किया गया था, तो कोलंबिया में। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना ये 5 जून को मनाया जाता है। इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत बार रिपीट किया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों के पास है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है। दोस्तों इतना बार रिपीट हो गया है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो यूनेस्को का जो दोस्तों हेड क्वार्टर है वो है आपका पेरिस। कहाँ पे दोस्तों, पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है, तो इसका जो है राजधानी है ये है भाई दोस्तों फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस का जो राजधानी है वो है पेरिस। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ्रांस का अगर पूछ दिया जाए कि फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन करंट में भी, तो आपको बताना है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन दोस्तों अभी वर्तमान में फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। आपको भी एक चीज़ और पता होना चाहिए दोस्तों कि राफेल फाइटर जेट जो भारत में लाया गया है ये भी दोस्तों फ्रांस से ही लाया गया है। तो फ्रांस से इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों के पास है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग देखने की प्रयास करें तो निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों इसमें म्यांमार सदस्य है, मॉरिशस भी सदस्य है, चीन भी सदस्य है, लेकिन इसमें दोस्तों अफगानिस्तान सदस्य नहीं है। दोस्तों अगर एक चीज़ आप लोगों को पूछ लिया जाए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो सार्क का जो मुख्यालय है दोस्तों ये है हमारा काठमांडू में। कहाँ पे है, ये है हमारा काठमांडू में। और काठमांडू की अगर राजधानी काठमांडू पूछ लिया जाए कि कहाँ पे है, तो दोस्तों ये आपका पड़ता है नेपाल में। ठीक है, नेपाल में हमारा पड़ता है काठमांडू। ठीक है, और ये नेपाल का राजधानी भी है काठमांडू, तो ये भी पता होना चाहिए। और नेपाल कहाँ पे दोस्तों, तो ये हमारा उत्तर भारत में, ऐसे भारत का नक्शा बनता है ना ऐसे, तो इधर से आपका यहाँ पे नेपाल पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ छोटा सा सिक्किम, फिर यहाँ पे भूटान पड़ता है। ये है हमारा भारत का नक्शा में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों के पास है दोस्तों, ये आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। ये आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका कंप्यूटर से संबंधित सवाल है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का प्रोसेसर है। क्या है दोस्तों, प्रोसेसर है। अभी जिस सिस्टम से, जिस लैपटॉप से हम आपके लिए वीडियो शूट करें दोस्तों, इसमें भी इंटेल का ही एक प्रकार का प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसके माध्यम से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना देर का वीडियो बनाओगे ये सारा प्रभाव इंटेल से ही, मतलब इंटेल का ही कमाल होता है कि आपका कंप्यूटर कितना बेस्ट है, इसमें आपका प्रोसेसर ही बताता है। तो इंटेल कोर i9 जो है सो एक प्रकार का क्या है दोस्तों,
प्रोसेसर है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों के पास है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है। दोस्तों इस सवाल को शायद आंसर आप लोग ना कर पाओ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु जो है वो इसरो की मार्केटिंग शाखा है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों इसरो आएगा, कुछ फैक्ट आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि इसरो का जो स्थापना है दोस्तों ये 1969 ईस्वी में हुआ था। और अभी आपको वर्तमान में पूछा जाए कि इसरो के जो हेड हैं, इसरो के जो चीफ हैं, इसरो के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो हैं हमारे के सिवन जो है दोस्तों वो इसरो के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। दोस्तों एक आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना चाहिए कि चंद्रयान 2 का जो लॉन्चिंग हुआ था, चंद्रयान 2 का जो लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 का जो लॉन्च हुआ था दोस्तों ये 22 जुलाई 2019 को हुआ था दोस्तों। और ये जो इस समय जो कार्यकाल था वो के सिवन का था दोस्तों। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में जो लॉन्च हुआ था, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवन थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम लोग देखने का प्रयास करें दोस्तों तो एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। दोस्तों हम आपको एक बुक सजेस्ट करेंगे, लुसेंट, जो हर कोई जानता है। उसमें अगर जाओगे ना तो लास्ट सेक्शन में उसका हिस्ट्री, पॉलिटी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब खत्म होता है, तो लास्ट में कुछ विविध तरह का तथ्यों के बारे में लिखा रहता है। वहाँ यूनेस्को में जितने भी स्थल दोस्तों शामिल हैं उसको बताया गया है। तो वहाँ से आप इस फैक्ट को, आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा हमेशा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है और ये जो आपका दोस्तों ओडिशा में है, ये आपका यूनेस्को के लिस्ट में है। रानी की वाव जो आपका पाटन गुजरात में है दोस्तों, गुजरात में, ये भी जो दोस्तों आपका, ये भी आपका जो है यूनेस्को के लिस्ट में है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जो आपका दोस्तों महाराष्ट्र में है, ये भी आपका यूनेस्को के लिस्ट में। लेकिन जंतर मंतर जो नई दिल्ली में है दोस्तों, ये यूनेस्को के लिस्ट में नहीं है, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यूनेस्को का भी दोस्तों मुख्यालय आपको बता ही दिए, पेरिस। क्या है दोस्तों इसका मुख्यालय? पेरिस है, और पेरिस पड़ता है कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों के पास है, कंप्यूटर से फिर से आ गया क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर से फिर से क्वेश्चन आया कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आजकल जो है सो सवाल में WWW का फुल फॉर्म नहीं, CPU का फुल फॉर्म नहीं, पूछा तो पूछा भी, लेकिन इससे भी लेवल हाई हो चुका है दोस्तों। तो आप इस तरह के भी फुल फॉर्म को आप देख सकते हो थोड़ा सा कंप्यूटर में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो बीमारी से संबंधित तो क्वेश्चन आना ही है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो बेरी एक रोग है जो किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन D की कमी से अगर हम लोग को बोला जाए तो इससे हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाता है। किसका कमी हो जाता है? कैल्शियम का। और इससे जो रोग होता है दोस्तों वो रिकेट्स का रोग होता है। कौन सा रोग? रिकेट्स का रोग। हड्डियां कमज़ोर हो जाता है इससे, किससे? विटामिन D से। विटामिन B1 तो बता ही दिए अभी आपको, बेरी रोग होता है। दोस्तों विटामिन C के बारे में पूछा जाता है कि विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। एक कई बार पूछ लिया गया है। विटामिन A की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो इससे होने वाला रोग हमारा है रतौंधी। ठीक है, यानी कि आपको अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको आँख में प्रॉब्लम हो रहा है किस चीज़ को देखने में, तो वो रतौंधी हो रहा है आपको, यानी कि विटामिन A की कमी से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपका दोस्तों आधुनिक भारत के यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। महात्मा गांधी ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों आपको बता दें कि बेलगाम में जो है
वो बेलगाम जो है महात्मा गांधी ने बेलगाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पहला बार किया था दोस्तों। ये बेलगाम में जो किया था, ये पहली बार गांव में होने वाला सभा था दोस्तों। पहली बार गांव में होने वाला सभा था, गांव में होने वाला सभा था दोस्तों। क्या? तो ये बेलगाम अधिवेशन। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों अगर स्थापना की बात किया जाए तो इसका स्थापना 1885 में किया था। और किसने किया था दोस्तों? तो ये वो ह्यूम ने इसका स्थापना किया था 1885 ईस्वी में। अगर बात करें तो इसका पहला अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो वो था आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, अब इससे थोड़ा इम्पोर्टेंट पूछता है कि बताइए 1916 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों आपका हुआ था लखनऊ में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? लखनऊ में। पूछता है कि सबसे पहले स्वाधीनता का मांग कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में दोस्तों सबसे पहले स्वाधीनता का मांग किया गया था। ठीक है, तो इस तरह के फैक्ट आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम लोग प्रयास करें देखने का तो नदियों से, ये आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। ये क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका है ज्योग्राफी से और इससे क्वेश्चन नदी से रिलेटेड आ ही जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दोस्तों अगर भारत का नक्शा हम ऐसे तैयार करें तो इधर के पार्ट को अगर हम लोग बोलें तो इधर वाले को हम लोग बोलते हैं अरब सागर, और इधर वाले को अगर हम लोग बोलें तो इधर वाले को हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी। तो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों गोदावरी जो है ये आपका गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और ये जो आपका कृष्णा नदी है ये भी आपका गिरता है बंगाल की खाड़ी में, और महानदी भी है दोस्तों तो ये भी आपका गिरता है बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ताप्ती नदी जो है, तापी नदी, ये आपका गुजरात से होते हुए दोस्तों, गुजरात से होते हुए आपका अरब सागर में गिरती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताप्ती नदी। आपको पूछता है कि बताइए सूरत शहर है दोस्तों वो किस नदी के किनारे लोकेटेड है? तो सूरत शहर जो है दोस्तों वो ताप्ती नदी के किनारे लोकेटेड है, यानी कि स्थित है। ठीक है, सूरत गुजरात में स्थित है, गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, और नरेंद्र मोदी अमित शाह का जो कंस्टिट्यूएंसी आता है लोकसभा का वो भी गुजरात से ही आता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे है हम लोगों के पास कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली यानी कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका मतलब आप समझो दोस्तों कि सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली होता क्या है। इस प्रणाली में ये कहा गया था कि मुस्लिम के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन दे देंगे कि जहाँ से सिर्फ मुस्लिम लोग ही अपना चुनाव में खड़ा होंगे, और हिंदू के लिए अलग क्षेत्र दे दिया जाएगा जहाँ पे सिर्फ हिंदू ही खड़ा होंगे। जैसे ये भारत हमारा है प्यारा भारत, इधर मान लो कि आपको बोल दे कि इधर सिर्फ मुस्लिम लोग ही इलेक्शन खड़ा होंगे, हिंदू नहीं होंगे, इधर सिर्फ हिंदू ही खड़ा होंगे, मुस्लिम नहीं होंगे। तो दोस्तों इस तरह से देश की अखंडता में, देश का जो इंटीग्रिटी है उस पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए इधर मुस्लिम क्षेत्र है, इधर आप लोग बोलेगा कि हम अपना देश अलग बना लेंगे, इधर आपका हिंदू क्षेत्र बोलेगा हम अपना हिंदू राष्ट्र अलग बना लेंगे। तो इस तरह दोस्तों अखंड भारत का जो सपना हम लोगों का है वो टूटता हुआ चला जाएगा। लेकिन इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जो है वो सबसे पहले मार्ले मिंटो ने लाया था 1909 में। इन लोगों का दोस्तों मेन कार्य था भारत में कि यहाँ पे फूट डालो और राज करो, इसका सिद्धांत चलता था अंग्रेजों का, फूट डालो और राज करो। अंग्रेज जानते थे कि अगर हम लोग हिंदू का अलग दे देंगे इलेक्टोरेट क्षेत्र और मुस्लिम का अलग दे देंगे इलेक्शन खड़ा होने का जगह, तो इन लोगों में क्या होगा, इन लोगों में मतभेद होगा और उस मतभेद की वजह से भारत टूट जाएगा और हमारा जो शासन करने का, ये शासन जो हम करते आ रहे हैं वो हमेशा के लिए करते ही रहेंगे। लेकिन ये हुआ नहीं और 1947 में देश आज़ाद हो गया। तो याद रखिएगा इसको, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का सबसे पहले मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 द्वारा शुरू किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, आप लोगों को पता है। वेवेल्स प्लान 1945 में आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और इसमें जो सो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चालू किए थे 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत किए थे गांधी जी ने। और इसी में इन्होंने नारा दिया था कि करो या मरो, और इसी दरमियान हम लोगों का देश भी धीरे धीरे आज़ाद होने की अग्रसर हो रहा था। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों के पास है कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपका है ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी में भी अगर बात किया जाए तो परिवहन से संबंधित है। जिस तरह से आप देखते हो रोड परिवहन, सबसे पहले देखते हो आप रोड परिवहन, फिर देखते हो आप हवाई परिवहन, उसके बाद आप देखते हो जल परिवहन, फिर देखते हो आप रेल परिवहन। तो यही परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अटल सुरंग। ठीक है, अटल सुरंग है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों के पास है दोस्तों कि निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। जीवाणु को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। तो कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो वो होता है दोस्तों हमारा टाइफाइड। कौन होता है दोस्तों, टाइफाइड हमारा होता है जो वो जीवाणु से होता है। और ये जितने भी हैं हेपेटाइटिस, खसरा, पोलियो, ये सारे दोस्तों होते हैं हमारे वायरस से। अब आपको दोस्तों एक चीज़ बताना है कि टाइफाइड में जो आपको जीवाणु पाया जाता है वो कौन सा होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपको बता दे रहे हैं साल्मोनेला टाइफी नामक दोस्तों बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से दोस्तों हम लोगों को जो होता है वो टाइफाइड बीमारी होता है बैक्टीरिया की वजह से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 14 में है दोस्तों कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। पीएच को पहले आप समझ लो दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन। पीएच का ये होता है फुल फॉर्म। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है लगभग 2। कितना होता है दोस्तों, 2। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आपका ग्राफ है दोस्तों, 0 से लेके 14 तक पीएच मान होता है और ये बीच में होता है यहाँ पे 7। अगर 7 से कम अगर इधर पीएच मान होने लगा तो समझ लेना कि ये एसिड के बारे में बात कर रहा है कि एसिड जो भी पदार्थ होगा वो एसिड होगा। और अगर 7 से ज़्यादा पीएच मान अगर दर्शाने लगे तो आप समझ लेना जो भी चीज़ है वो बेस है, यानी कि क्षार है। क्या है दोस्तों, क्षार है। और ये आपका एसिड का मतलब हो गया अम्ल है। दोस्तों अम्ल और क्षार ये दोनों को आपको याद रखना है कि 7 से अगर कम रहा, दोस्तों 1 सेकंड आप रुकिएगा, 1 सेकंड दोस्तों।